हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने पिछले एक वीडियो में क्वेश्चंस किए थे। ये टर्म 1 का पेपर है, केमिस्ट्री पेपर क्लास 12 MCQ पैटर्न पे 2022 का जो पैटर्न है, ये सृजन पब्लिक स्कूल का पेपर है। तो हमने उसमें 8 क्वेश्चंस कर दिए थे, ये 9th क्वेश्चन से इसमें कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टर्म 1 के पेपर कुछ स्कूल के आप कर लोगे ना, तो 2 बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट ये है कि आपने जो तैयारी करी है NCERT से, एग्जाम्पलर से, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कोई कमी रहेगी। दूसरी बात, जितने ज़्यादा आप MCQ के प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्लैरिटी भी आ जाती है और चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जब तक इनको नहीं करोगे तो छोटी मोटी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इनको करने के बाद क्लैरिटी बहुत आ जाती है। तो और होता क्या है कि MCQ वाले पेपर में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रा सी भी गलती हुई तो 0 ही मिलना है। सब्जेक्टिव वाले में तो टीचर अगर 1 नंबर का है और बच्चे ने थोड़ा सही किया तो आधा नंबर मिल जाएगा, पर इनमें तो 0 ही मिलता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। पहले NCERT से MCQ की तैयारी करने हैं तो फिर आपने एग्जाम्पलर से वहाँ से कर लीजिए, बट फिर MCQ के क्वेश्चंस अलग अलग स्कूल के प्रैक्टिस करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके बच्चों, ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इन पिरामिडल हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल उसमें ज़्यादा होगा जिसका साइज छोटा होगा। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी वो पास पास आ जाएंगे, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन के केस में एंगल 107 डिग्री का आ जाता है। जैसे जैसे इनकी साइज बड़ी होती जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे इनके एंगल कम हो जाएंगे। अमोनिया में एंगल 107 का है, इसमें 93 के आसपास आ जाएगा और एंगल कम होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सेंट्रल एटम की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोजर एंड दे एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, देयरफॉर एंगल विल बी लार्जर इन केस ऑफ अमोनिया। तो ये आंसर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, अब 10th क्वेश्चन है, मोस्ट वोलेटाइल अमंग्स द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज। मतलब है 15 ग्रुप की जो हाइड्राइड्स हैं उनमें ये 4 दिए इन्होंने, तो कौन सा वोलेटाइल है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। वोलेटाइल वही होगा जो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो एक्चुअल में क्या है कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो नीचे साइज बड़ा हो रहा है, तो बिस्मथ का साइज बड़ा है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होंगे। सबसे छोटा कौन है? फॉस्फोरस। तो PS3 की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, इट विल बी मोस्ट वोलेटाइल। सबसे आसानी से वेपर्स इसके बनेंगे क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, क्योंकि साइज इसमें छोटा है, औरों का साइज बड़ा होता जा रहा है। अगर अमोनिया होता तो फिर अमोनिया को लेना पड़ता, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, PS3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो बट फॉस्फोरस इनसे सबसे छोटा है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, तो इट विल बी मोस्ट वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन डिक्रीजेस इन दी ऑर्डर। देखिए ये वाला इसमें आंसर सही होगा, HClO4 वाला, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये 1 है, ये X है, 4 × -2 = 0, X = 7। यहाँ पे +5 आएगी, यहाँ पे +3 आएगी, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसकी -2 है, यहाँ +1 आएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक HClO4 में होगा। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि क्लोरीन पे सेंट्रल एटम पे जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लेविस कहता है कि मोर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एसिडिक इन नेचर। इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर हैं, इसके 5, 3, 1। तो जिसके जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दूसरी बात क्या है कि HClO4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए 4 ऑक्सीजन एटम्स लगे हुए हैं। तो
इसमें ये ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर एचसीएल होता है, ठीक है। तो अगर H+ हटेगा ये, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, इट विल बी डीलोकलाइज्ड बाय दीज 4 ऑक्सीजन एटम्स। इसका चार्ज इन तीनों पे भी आसानी से डीलोकलाइज हो जाएगा रेजोनेंस में, तो इट विल बी लेफ्ट ओवर पार्ट विल बी मोर स्टेबल। तो जितनी आसानी से H+ छोड़ पाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक, तो इसमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा। इसमें 2 ही और एक्स्ट्रा है, इसमें एक ही एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक इसको ऑक्सीजन पे इस पर नेगेटिव चार्ज जो आएगा, तो ये 3 ऑक्सीजन और हैं जो इसके नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर देंगे, तो इट विल बी मोर एसिडिक बिकॉज इट विल बी एबल टू रिलीज H+ आयन ओनली। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये ऑर्डर से। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, 12th क्वेश्चन है, एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। एक्चुअल में अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने देखा था pH3 सबसे ज़्यादा वोलेटाइल था। अमोनिया में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका आंसर आप दोगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे ऑक्सीजन फैमिली में है, H2O है, H2S है, H2SC है, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि क्या चाहिए ना, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, pH3 में नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर इनमें देखा जाए इनके हाइड्राइड्स में 15 ग्रुप में, तो अमोनिया का है, और वो कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके जी, और सब चीज़ें जो हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर, उससे लेना देना है नहीं। डिस्टॉर्शन और टेट्राहेड्रल लोन पेयर से भी ज़्यादा लेना नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनसे लेना नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें देखना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऐसे ही वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, H2S कम है, उससे कम H2SC भी है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। और जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैन डेर वाल्स फोर्सेस देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना करते हैं, इसको 12th क्वेश्चन को हटाते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। हाँ जी बच्चों, 13th क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ BrF5 इज, ठीक है। आप देखिए, इसमें किसी का भी शेप निकालना है तो VSEPR थ्योरी से ही करता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, ये मोनोवैलेंट एटम्स अटैच, ये कैटायन, ये एनायन। तो हाफ ब्रोमीन 17 का है, तो आउटरमोस्ट वैलेंशियल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 5 अटैच हैं। तो 12/2 इज इक्वल टू 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें से बॉन्डेड कितने हैं? 5 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बचा एक, वो लोन पेयर होगा, ठीक है। जब भी लोन पेयर होगा तो डिस्टॉर्शन आ जाएगा। अब 6 वाले में उम्मीद क्या थी? जब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उम्मीद ये होती है ऐसा शेप आना चाहिए, BrF, एक ऊपर लगना चाहिए, एक नीचे लगना चाहिए। पर नीचे तो लोन पेयर आ रहा है, तो लोन पेयर को नीचे रख दिया, तो ये जो ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल कहलाता है शेप, इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये पेंटागोनल, ट्रायगोनल, ये सब कुछ नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल इज द राइट आंसर। तो इसके अंदर आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से शेप निकालनी होती है। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6, और बॉन्डेड कितने हैं? 5। तो 6 में कैसा होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, बट क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप बिगड़ जाएगा। तो लोन पेयर हमने नीचे रख दिया, F ऊपर रख दिया है, तो इसको स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन गया, इसको स्क्वायर पिरामिड, BrF का स्क्वायर पिरामिडल शेप। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ NO3 आयन केस। देखिए, इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा,
H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। इससे हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाएगी और शेप। तो वैलेंस शेल सेंट्रल एटम का नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो 5 है। देखिए पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए। 15 ग्रुप में कौन कौन है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, या ऐसे भी कर सकते हैं नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, या नया पुराना आज सब बिकेगा। तो नाइट्रोजन कहाँ का है? 15 ग्रुप का है। तो 15 ग्रुप में आउटरमोस्ट शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मोनोवैलेंट इसमें कोई नहीं है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, डाइवैलेंट है, तो ये 0 हो गया। कैटायन इसमें कोई है ही नहीं, पॉजिटिव है नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो एनायन के केस में जुड़ जाएगा +1। तो ये हो गया 6/2 = 3। देखिए इसमें वैलेंस शेल में आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट मतलब सिंगल वैलेंसी वाले कितने जुड़े हैं? एक भी नहीं जुड़ा है, तो 0 आ गया। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है तो कम कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है एनायन तो जोड़ते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 6/2 = 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 3 होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 पेयर होते हैं तो sp3d, 6 होते हैं तो sp3d2, 7 होते हैं तो sp3d3, और उसके हिसाब से शेप होता है। ये लीनियर होता है, ये ट्रायगोनल प्लेनर होता है। तो हमारा sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा। sp में क्या होता है? लीनियर होता है, इसमें ट्रायगोनल प्लेनर होता है, और sp3 में टेट्राहेड्रल होता है। ये सब BSc थ्योरी पे है, 11th में भी ये डिटेल में दी हुई है। और यहाँ पे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, इसमें ऑक्टाहेड्रल होता है, और इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन में अगर सारे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर ये शेप बनते हैं। तो हमें दिख गया 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर शेप बनाऊँ मैं इसका तो ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें वो भी चलती है, क्या कहते हैं, रेजोनेंस भी चलता है, तो इसको हम वो भी दिखा सकते हैं, ये ठीक है। ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ओके, हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ CH3 ऑथराइज CNGBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ऑन रिएक्शन विद D2O, D2O क्या है? हैवी वाटर है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, गिव्स। देखिए जो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि वाटर के साथ रिएक्ट करा लो पहले। CH3 ऑथराइज CNGBr को अगर वाटर दोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं कराना, मतलब है रिएक्ट नहीं करवाते कभी भी, क्योंकि वाटर का H इसको मिल जाएगा और एल्केन बन जाता है। तो ये CH3 होल थ्राइस CH प्लस NgOH Br बनता है। इसको ऐसे भी दिखा दिया जाता है NgOH Br। तो यहाँ H की जगह आप क्या करो, D रख दो बस। तो H की जगह तो आप इसमें क्या दिखाओगे, CH3 होल थ्राइस CNgBr प्लस D2O will give you CH3 होल थ्राइस CD। और तो जो बनेगा बनेगा, हमें तो इतना ही देखना है। तो ये CD वाला आंसर ये, ठीक है, क्योंकि ये जो वाटर का हाइड्रोजन है इसको मिल जाता है तो ये एल्केन बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे C के साथ D लग जाएगा, और तो वैसे देखा जाए तो ये वाला भी देखोगे तो ये ODBr हो जाएगा। तो ये बाई प्रोडक्ट है, वो उसको शो नहीं किया, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। रिएक्टिविटी अमंग अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर SN1 रिएक्शंस में। SN1 में क्या होता है कि हमें मालूम है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है, ये होता है। बट आप इसके अंदर देखें सब एक ही तरह के हैं, कोई टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी वाली बात ही नहीं है। अल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसके केस में आएगी क्योंकि आयोडीन का साइज छोटा है, बड़ा है,
तो आयोडीन बहुत बड़ा है, और जब एल्काइल ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड बड़ा होगा। बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, तो जब बड़ा बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो इट विल बी मोर रिएक्टिव। इसमें बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, मुश्किल से टूटेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो SN1 रिएक्शन के हिसाब से भी डी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि आयोडीन इज क्वाइट लार्जर। डाउन द ग्रुप आप जब नीचे आ रहे हो 17 ग्रुप में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बड़ा है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो 17 ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो RI विल बी मोस्ट एक्टिव, यह आंसर सही है और सब ठीक नहीं है। ओके, इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ जी बच्चों, 17 क्वेश्चन देखते हैं। पेंटेन नाइट्राइल में भी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। पेंटेन नाइट्राइल क्या है? 5 कार्बन वाला CN है, ये है पेंटेन नाइट्राइल। तो 4 वाला अल्काइल हैलाइड होगा तब पेंटेन नाइट्राइल बनेगा। तो 4 वाला कौन है? ये है ब्यूटाइल क्लोराइड है। ये अगर आपका है तो KCl से रिएक्ट कराना होता है, तो ये क्या होगा कि ये आपका बन जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड को KCl से करोगे तब रिएक्ट होगा। देखिए KCl अल्कोहल से तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही गलत है। प्रोपाइल क्लोराइड में 3 ही कार्बन है, एक और बना दोगे AgCN के साथ दोगे तो NC बन सकता है, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, और पेंटाइल क्लोराइड में KCl दोगे तो 6 कार्बन वाला बन जाएगा, ये भी गड़बड़ है। हमें तो 5 वाला बनाना है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए पिक्रिक एसिड में 3 जगह NO2 लगा है, फिनॉल में 3 जगह NO2 है, और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा। ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये मोस्ट एसिडिक होगा। फिनॉल में तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो ये कम एसिडिक होगा। मेटाक्रिसॉल के अंदर क्या होगा कि एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है, तो ये तो कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और पैरानाइट्रोफिनॉल में NO2 यहाँ पे लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो ये थोड़ा तो एसिडिक है, और सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। जब भी फिनॉल के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मोस्ट एसिडिक ये होगी पिक्रिक एसिड, उससे कम होगा पैरानाइट्रोफिनॉल, उससे कम होगा फिनॉल, और उससे कम हो जाएगा मेटाक्रिसॉल, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो आपका तो क्वेश्चन है मोस्ट एसिडिक कौन है? पिक्रिक एसिड इसको कहते हैं। दिस इज मोस्ट एसिडिक बिकॉज व्हेन ऑन एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड, इट्स एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है? H+ के हटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएगा बाय द 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इसके नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे, जब यहाँ से हट जाएगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो H+ आसानी से निकलता है। ठीक है, तो इनको भी हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन देखते हैं। द वन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स अदर देन अल्कोहल्स। मतलब अल्कोहल्स कौन से मेथड से अल्कोहल नहीं बनेगा? ये कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन है कोई, इसका हाइड्रेशन करोगे, वाटर दोगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? OH यहाँ जुड़ जाएगा कार्बोनिक बॉन्ड्स के हिसाब से, OH यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा। तो द वन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स अदर देन अल्कोहल, तो ये तो अल्कोहल ये है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, और इसका रिडक्शन है, हाइड्रोजन दे रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में दे दो, तो क्या होगा? एक H ऊपर लग जाएगा, एक H नीचे लग जाएगा, तो ये भी अल्कोहल बना रहा है। फिर रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मान लो CH3 MgBr से रिएक्ट कराया, तो क्या होगा? उससे भी अल्कोहल बन जाएगा। ये OMgBr ऊपर लग जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, तो ये इधर आ गया। और इसको जब वाटर दोगे H2O H+ में दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, MgOH अलग आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें भी अल्कोहल बनेगा। तो ये तीनों तो नहीं है। रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल मान लो ये इसका रिडक्शन कर रहे हो, हाइड्रोजन दे रहे हो इसको,
तो 2H2 दे दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ही दे दो, तो क्या होगा, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, उधर भी हाइड्रोजन, CH2 NH2 बन जाएगा। तो इट इज़ नॉट एन एल्कोहल। तो जो अल्कोहल के अलावा में यूज होगा वो ये है, तो आंसर डी होगा। और ये तीनों तो अल्कोहल में यूज होते हैं। अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रेशन कर दो एल्कीन का, या कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कर दो, या उसको ग्रिग्नार्ड से करा दो तो हो जाएगा। बट ये वाले मेथड से हमारा अल्कोहल नहीं बनेगा, क्योंकि एल्केन नाइट्राइल का जब रिडक्शन करोगे तो आपको अमीन मिलता है, नॉट अल्कोहल। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन और हटा देते हैं हम। 19th क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 20th, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए 20 तक कर लेते हैं, तो इसको हटाता हूँ नेक्स्ट वीडियो। हाँ जी बच्चों, 20th क्वेश्चन देखते हैं। फिनॉल ऑन ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन वाटर। जैसे ये फिनॉल है, ठीक है, और फिनॉल को अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराओगे, चाहे यहाँ ब्रोमीन वाटर लिख दो या वहाँ ब्रोमीन लिख के यहाँ वाटर लिख दो, तो क्या होगा, 3 जगह ब्रोमीन जुड़ जाती है। कहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ ऑर्थो पे, पैरा पे और इधर ऑर्थो पे। तो इसको हम कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये आंसर आपका सही है। एक्चुअल में क्या है कि वाटर के वजह से क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेंजीन रिंग में इसके अंदर आ जाएंगे। इसको लोन पेयर इसको देंगे, बेंजीन रिंग में आ जाएगा। और बेंजीन रिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो एक्टिवेटेड हो जाता है और रिएक्टिव हो जाता है, तो ब्रोमीन 3 जगह जुड़ेगा। अगर इसी में हम खाली ब्रोमीन देते और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और CH3COH देते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देते, तो ब्रोमीन फिर 2 ही जगह लगती, या तो पैरा पे लगती या ऑर्थो पे लगती, ठीक है। मतलब है एक बार फिनॉल पे एक ही जगह लगती, या तो पैरा पे या ब्रोमो पे, तो ये दोनों बनते हैं। बट अगर हमने ब्रोमीन वाटर दिया है तो वाटर की वजह से बेंजीन रिंग इसकी एक्टिवेटेड हो जाएगी, और एक्टिवेटेड होने पे ब्रोमीन 3 जगह लग जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन आप जब करते हो ना, तो वो तो ठीक है, आंसर आपको मालूम होना चाहिए, मालूम पड़ गया, बट औरों का क्या कारण है वो भी मालूम पड़ जाए। उसके अलावा क्या हो सकता है कि वाटर के प्रेजेंस में ये बन रहा है, और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो क्या बन रहा है, वो मालूम हो तो अच्छी बात है। जैसे 19th क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा था, वो कह रहा था कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो फिनॉल के अलावा है, तो हम लोगों ने देखा 3 में फिनॉल बन रहे थे और चौथे में फिनॉल के अल्कोहल बन रहे थे। वो कह रहा था अल्कोहल के अलावा कौन से रिएक्शन होंगे 19th में, तो 3 में हमने देखा अल्कोहल बन रहे और चौथे में अमीन बन रहा था। तो सबको समझने में, जब क्वेश्चन को आप पेपर को ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप औरों के भी लॉजिक मालूम हो तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान होगा। बट अब ऐसे जब पेपर में आंसर कर रहे हो तो बात अंडरस्टूड है कि आपको देखना है कि मोस्ट प्रोबेबल कौन है, और हमें मालूम है कि ये वाला ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में बेंजीन रिंग एक्टिवेट होगी, 3 जगह लग जाएगा, तो ये आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करो तो जो आंसर है वो तो आप निकालो ही, और जो उसके लॉजिक और जो क्वेश्चंस दिए ऑप्शंस, उनको भी आप सोचो कि क्यों गलत है, और उसका लॉजिक अगर नहीं मालूम है तो टीचर से पूछ के या किसी बुक से पढ़ के उसको क्लियर करो, तो उससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बेटर मार्क्स आएंगे। क्योंकि MCQ में स्कोर करना इतना आसान नहीं है, और आसान कब बनेगा, आपके मार्क्स ज़्यादा कब आएंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा आपके आंसर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक आपके क्लियर होंगे। तो वो कैसे क्लियर हो सकते हैं, NCERT पढ़ना है, एग्जाम्पलर भी पढ़ना है, उसके अलावा MCQ पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने, और उनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट कम क्लियर है तो उसको क्लियर करना है। ओके बच्चों, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जहाँ से भी मिले, नेट से मिले चाहे कहीं से भी मिले, लगाएंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो वो आपको 12th में भी हेल्प करेगी और कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करेगी। ओके बच्चों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।